हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कुछ चीज़ें जो आपको वीडियो में शो हो रही होंगी, आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन, 3D प्रिंटिंग। तो चलिए कुछ रिमाइंड आपको करवाते हैं कि क्या है। हाँ, हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि मेरी वॉइस प्रॉपर आप सभी तक आ रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग 2022 और 23 के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। किस सब्जेक्ट का? वो होगा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मटेरियल सब्जेक्ट का। ये जो पीवाईक्यू होगा वो होगा एकदम टॉपिक वाइज। जैसे कि जो जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक का हम लोग पीवाईक्यू देखते जाएंगे। और इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जो कि है पार्ट 1 में। उसमें हम लोगों ने इसी तरह टॉपिक वाइज ही कुछ पोर्शन कवर किए थे, जिसका मतलब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे चैनल पे अगर आप जाके देखेंगे तो आज ही अपलोड मैंने किया है वो पार्ट वन वीडियो। आप लोग वो क्या उससे क्या कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। उस पर मैंने यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के 12 क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं 2022 एंड 2023 दोनों मिला के जो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें हम लोग देखे थे। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये कुछ टॉपिक्स जो कवर्ड आपको दिख रहे हैं या सिलेबस के रूप में दिख रहे हैं, उसको देख लेते हैं कि सिलेबस या टॉपिक कवर्ड जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, या पूरे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है उसमें ये देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। ब्रिक कवर किया था, कितने तरह का ब्रिक होता है, क्या क्या टाइप होता है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, कितने टेस्ट होते हैं, और ब्रिक के में जो 4 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आए थे वो कवर किया था। कंक्रीट हम लोगों ने कब देखा था, कंक्रीट में क्या क्या टाइप होता है, कैसे यूज करते हैं, नॉमिनल मिक्स क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को क्या कौन कौन सा अफेक्ट करता है, उसके भी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे थे। पीसीसी देखा था, आरसीसी देखा था, दोनों के एक एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में जो आए थे वो भी डिस्कस किया था। कंस्ट्रक्शन केमिकल देखा था जो कि एडमिक्सचर के नाम से जाना जाता है, उसको भी देखा था। और उसके भी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने क्या हुआ था कि पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। अच्छा, जो हम लोग आज के इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्या, प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन। दूसरा टॉपिक रहने वाला है हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट। तीसरा टॉपिक रहने वाला है 3D प्रिंटिंग। चौथा टॉपिक रहने वाला है पीएससी, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे यूज होता है, कैसे ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सारा कुछ देखेंगे। अगर प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2023 में एक क्वेश्चन और 2023 में एक क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, दोनों 7-7 मार्क से पूछे गए थे। और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट की बात करें तो 2022 में 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2023 में 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आए थे। और अगर 3D प्रिंटिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था 2023 में 7 मार्क्स का जो कि आया था। और पीएससी की बात करें तो वो 7 मार्क्स का 2022 में एक क्वेश्चन आया था। यानी आज हम लोग टोटल क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के करेंगे वो होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन। तो प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन, आखिर प्लास्टिक क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, बेसिकली प्लास्टिक यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसका अपीयरेंस अच्छा होता है, ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं होता है कि डायमेंशन इसका बिगड़ा हुआ होता है, कि जो प्रॉपर डायमेंशन शेप होता है किसी भी होता है। और क्या करता है कि ये किसी भी चीज़ में अडेप्ट, जैसे मोल्डिंग कर दिए या फिर रिसाइकल कर दिए, अडेप्ट ले लेता है। ड्यूरेबिलिटी इसका अच्छा होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के कारण करते हैं। इसमें फिनिशिंग अच्छा मिलता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि कर सकते हैं कि आप जैसे ऊपर में छत में एस्बेस्टस या इस टाइप का जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देता है। रिसाइकल हम लोग इसे कर सकते हैं। साउंड एब्जॉर्प्शन या एकॉस्टिक में जो होता है वो साउंड एब्जॉर्प्शन, जैसे कि ये फोटो आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें क्या है कि साउंड एब्जॉर्प्शन लगा हुआ है। साउंड एब्जॉर्बर, ये जो फॉल्स सीलिंग टाइप का जो दिख रहा है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक का यूज हुआ है, इसीलिए इस लोग हम लोग यूज करते हैं। वेदर रेजिस्टेंस होता है, वेट ऑफ प्लास्टिक क्या होता है, बहुत कम, इसी कारण से भी हम लोग करते हैं। और ये बिल्डिंग आपको या फिर ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कितना सुंदर अपियर हो रहा है, ये किसके वजह से, प्लास्टिक की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अगर बात करते हैं कि एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ
प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन, यानी इसका एडवांस एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एडवांस एप्लीकेशन हो सकता है कि इसका हम लोग यूज़ 3D प्रिंटिंग में कर सकते हैं, जियो सिंथेटिक्स में कर सकते हैं। प्लास्टिक मटेरियल लाइक PLA और ABS आर यूज इन 3D प्रिंटिंग फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स एग्री आर्किटेक्चर मॉडल्स, प्रोटोटाइप्स एंड इवन इन द स्ट्रक्चर कंपोनेंट। अब आर्किटेक्चरल जो मॉडल होता है और प्रोटोटाइप, यानी प्रोटोटाइप ऐसा होता है कि जैसे कोई कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे ऐसा बिल्डिंग चाहिए या ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो हम लोग मॉडल पहले से तैयार करते हैं उसे प्रोटोटाइप कहता है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। और जियो सिंथेटिक्स में प्लास्टिक का यूज करने के लिए क्या, कि ड्रेनेज में और इरोजन कंट्रोल में हम लोग यूज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सबसे पहले क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है और विदरिंग अटैक से भी रजिस्ट करता है और केमिकल से भी रजिस्ट करता है। लाइट वेट होता है और ईजियर टू हैंडल और इंस्टॉल करने में अच्छा होता है। और लेबर जो कॉस्ट होता है वो कंट्रोल करता है। लेबर कॉस्ट मतलब कि ये ज़्यादा भारी नहीं होता है तो कम ही लेबर मिलकर इजिली इसको कर सकते हैं। वर्सटाइल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और चीपर। ट्रेडिशनल मटेरियल जो भी होते हैं जैसे मेटल हो गया या फिर वुड हो गया, उसके कंपैरिजन में ये जो प्लास्टिक है वो क्या है, वो चीपर हो गया। लो मेंटेनेंस, इसको मिनिमम मतलब कि ऐसे ही लो मेंटेनेंस में आप भी छोड़ देंगे तो ये आराम से लॉन्ग लॉन्ग टर्म आपको प्रोडक्टिविटी निकाल के दे देगा। अगर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन की बात करें कि तो ये रिसाइकेलेबल होता है, एनर्जी एफिशिएंसी इसका अच्छा होता है, सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस इसमें क्या क्या है वो देखेंगे। सम टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रिड्यूसिंग वेस्ट एज ए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। आप लोगों ने एक सिंबल ऐसा देखा होगा कि इसमें आप वाटर बॉटल आप अपना चेक कीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि एक नंबर लिखा होता है। वो बेसिकली ये ट्रायंगल बना रहता है, उसमें नंबर लिखा रहता है। बेसिकली वो क्या होता है कि रिसाइकलिंग नंबर होता है, वो डिनोट करता है क्या, PVC, PPC, LDPE, HDPE, ये सब जो होते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट होते हैं उसको हम ये डिनोट करता है। एनर्जी एफिशिएंट होता है। टू प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक रेज कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रिसोर्स डेप्लेशन हाउएवर। तो इसके लिए भी सस्टेनेबल चैलेंज है कि आप जो प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको आप लोग क्या करें, या तो श्रेडेड फॉर्म में किसी चीज़ कंक्रीट में या फिर ब्रिक में यूज कर सकते हैं, या सिर्फ किसी और चीज़ में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। हाँ यही बात है कि अब इसको इसमें क्या होता है कि RRR हम लोग यूज करते हैं। प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, न्यू प्लास्टिक जनरेट ना करके क्या करें, जो पुराना जो है उसी को रिसाइकल करके हम लोग जब बनाते हैं तो क्या होगा, न्यू प्रोडक्शन प्लास्टिक का वो घट सकता है। अब रिसाइकल कर सकते हैं, बिल्कुल रिसाइकल कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये जो होगा आर 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 याद रखिएगा, 3R, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। अब एक क्वेश्चन की बात करें कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया था, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मतलब कि वैसा वैसा प्रॉपर्टीज डिस्कस करें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज किया गया हो, उसका प्रॉपर्टी जो यूज किया गया हो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है क्या, कि वो लाइट वेट होना चाहिए। अब यहाँ पर से पढ़ लेंगे कि द लाइट वेट नेचर रिड्यूसेस द ओवरऑल वेट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि ओवरऑल वेट, स्ट्रक्चर का ओवरऑल वेट कम कर देगा। वो ड्यूरेबल होना चाहिए। थर्मल इंसुलेशन यानी हीट प्रूफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा हीट हो रहा हो। वैसे भी प्लास्टिक को जानते हैं कि दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको बता देते हैं कि प्लास्टिक को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जैसे ये प्लास्टिक है, जैसे ये प्लास्टिक है उसको क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये क्या होता है कि हीट के प्रेजेंस में आने के बाद भी अपना शेप डिफॉर्म नहीं करता है, लेकिन ये हीट के प्रेजेंस में आने के बाद अपना शेप डिफॉर्म कर लेता है। आप जो देखे होंगे कि आपके घर में सॉस पैन या फिर जो भी हीट यूटेंसिल्स आप हीटिंग में यूज करते हैं तो उसमें वो क्या होता है, उसका जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से ही बना होता है। और स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो का क्या रहा है। क्या यहाँ पे लिख देते हैं कि स्ट्रेंथ अपॉन वेट,
प्लास्टिक में एक खास बात होती है कि वेट तो बहुत कम होता है लेकिन स्ट्रेंथ इसका हाई होता है, तो यानी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इसका क्या ओवरऑल निकल के आता है, बहुत हाई निकल के आता है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इसका बहुत ज़्यादा होता है। और ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मोल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग करना भी आसान है और इसे दूसरे शेप में ढालना भी आसान है। लो कॉस्ट हो गया और एस्थेटिक वर्सैलिटी हो गया कि सर्टेन प्लास्टिक लाइक एक्रेलिक पॉलीकार्बोनेट आर ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी यूज फॉर अल्टरनेटिव टू ग्लास के अल्टरनेटिव में भी हम लोग प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन बड़ा मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब यूनिक टाइप का है। यूनिक टाइप इसलिए कहते हैं कि व्हाट इज फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, स्टेट इट्स एप्लीकेशन इन बिल्डिंग इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये 7 मार्क्स का 2022 में पूछा गया था। तो सबसे पहले कि क्या होता है कि फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का जो की फीचर्स होता है, की कंपोनेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, तो उसमें आता है फाइबर। फाइबर के अंडर में क्या आता है, ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, बेसाल्ट फाइबर। अगर फाइबर की बात करें तो दिस प्रोवाइड प्राइमरी रेनफोर्समेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस टू ऑफ द कंपोजिट। किसी भी चीज़ में अगर हम फाइबर रेनफोर्स को मिलाते हैं, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक को मिलाते हैं, वो क्या करता है कि वो रेनफोर्समेंट का काम करता है, प्राइमरी रेनफोर्समेंट का काम करता है और स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। उसके फाइबर में हम लोग ग्लास फाइबर भी यूज कर सकते हैं, कार्बन फाइबर भी यूज कर सकते हैं, बेसाल्ट फाइबर भी यूज कर सकते हैं। अगर ग्लास फाइबर की बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अगर कॉस्ट को बचाना हो तो ग्लास फाइबर यूज करेंगे। गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अच्छा होता है और कोरोजन इसमें लगने का चांस नहीं रहता है। और अगर कार्बन फाइबर की बात करें तो जब आपको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं इसे, कि कार्बन फाइबर का यूज कर सकते हैं। और स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए तब आप यूज कर सकते हैं। अगर बेसाल्ट फाइबर की बात करें तो ये न्यूअर है, नेचुरल फाइबर होता है कि और थर्मल स्टेबिलिटी आपको अच्छा प्रोवाइड करके देगा और कोरोजन रेजिस्टिव होता है ये। अगर बात करें कि इसमें अगर दूसरा कंपोनेंट क्या यूज होता है तो वो होता है पॉलीमर मैट्रिक्स। पॉलीमर मैट्रिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, इपॉक्सी और पॉलिस्टर और विनाइल ईस्टर। फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है कि रेनफोर्स फाइबर फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक है। ये किस तरह से एकदम पतला पतला एकदम की लग रहा है कि बारीक एकदम है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या है एकदम पतला पतला ये, लेकिन क्या है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक ही है। और दिस प्लास्टिक मैट्रिक्स होल्ड द फाइबर टुगेदर कंट्रीब्यूट द लोड बिटवीन देम। ये क्या करता है, मैट्रिक्स जो होता है वो कि मिक्सचर मिक्सचर इन द सेंस क्या होता है मैट्रिक्स किसी भी हम लोग क्या जैसे मैथमेटिक्स के टर्म में ही देख लें तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, आखिर कंबाइन ही तो कर रहा है। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड होंगे उसको जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स में यूज करते हैं। और इसमें इपॉक्सी आता है, पॉलिस्टर आता है, विनाइल ईस्टर आता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें कि रेनफोर्स प्लास्टिक का बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशन है तो वो हो जाएगा स्ट्रेंथिंग एंड रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग में और स्ट्रेंथिंग में करते हैं कि एफआरपी मटेरियल्स आर यूज इन रेनफोर्स एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज बीम। इसको हम लोग बीम में यूज करते हैं, कॉलम में यूज करते हैं, स्लैब में यूज करते हैं। दे आर स्पेशली यूजफुल इन सेस्मिक रेट्रोफिटिंग। सेस्मिक यानी जहाँ पे केंद्र या फिर भूकंप का जो सेस्मिक जोन होता है वहाँ पे हम लोग इस एफआरपी को यूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि इन्हेंस करता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, बिल्डिंग को इम्प्रूव करता है और डक्टिलिटी एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। इसको हम लोग कर्टेन वॉल में भी यूज कर सकते हैं। इन कर्टेन वॉल सिस्टम एफआरपी प्रोवाइड्स लाइट वेट कोरोजन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, कर्टेन वॉल क्या होता है, जब लोड बियरिंग स्ट्रक्चर या फिर वैसा वॉल जो कि जिसका कोई यूज ना हो, जिसपे कोई लोड ना हो, उसे हम लोग कर्टेन वॉल भी कर सकते हैं। कि जो जब लाइट वेट की जरूरी हो, कोरोजन रेजिस्टेंस की जरूरी हो और अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल मटेरियल्स को करना हो तो क्या करते हैं हम लोग कि एफ आर पी को हम लोग यूज कर लेते हैं। एफ आर पी यानी फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक को यूज कर लेते हैं। रूफ पैनल में अगर यूज करना हो तो जैसे लाइट वेट नेचर का होता है, वीदरिंग ये सबसे रजिस्ट करता है। तो और कोस्टल रीजन में जो हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे पानी वानी का ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम लोग आराम से रूफ पैनल बना के इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वेदरिंग से इसे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। कॉस्ट कम ही है, इंस्टॉल करने में भी कम ही है, लेबर कॉस्ट भी कम ही लग रहा है, तो हम लोग इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग सिस्टम में भी इसका हम लोग यूज करते हैं और डेकोरेटिव एलिमेंट में भी हम लोग इसका यूज करते हैं।
अगर नेक्स्ट बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, पाइपिंग सिस्टम में इसका यूज करते हैं। जो पाइपिंग बनता है उसमें क्या करते हैं, उसके प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें मिक्स कर देते हैं फाइबर, सॉरी, प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक को हम लोग मिक्स कर देते हैं। और स्टेयर केस और वॉकवे में भी इसको यूज करते हैं ताकि क्या हो, कोरोजन और स्लिप से हमें प्रोवाइड कर सके। अगर एडवांटेज की बात करें तो ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, लाइट वेट होता है, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, ड्यूरेबल होता है, वर्सटाइल होता है। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इसीलिए हाई होता है क्योंकि स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वेट क्या होता है इसका बहुत कम होता है। लाइट वेट तो प्लास्टिक है तो लाइट वेट कम होगा ही, कोरोजन इसमें लगने का कोई चांस है ही नहीं क्योंकि मेटालिक ये है नहीं। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। आखिर ये कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता क्या है? आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा हो, क्या है वो फिगर, क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग है, उसे बड़े बड़े क्रेन से ये सब तोड़ रहे हैं। कोई रीजन रहा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया होगा इसीलिए तोड़ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट वैसा वेस्ट को कहते हैं कि जब किसी जो कंस्ट्रक्टेड मटेरियल हो, जब कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर हो, उसको तोड़ना, तोड़ने के बाद जो वेस्ट क्रिएट हुआ गया, ये क्या है, जैसे ये सब क्या है, देखिए ये सब क्या है, वेस्ट ही है। ये जो निकला, ये सब निकला, क्या है, वेस्ट है। इसको अब क्या करते हैं कि किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं कि आगे कोई भी चीज़ में उसको करते हैं कि अब हम लोग इसीलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। इसी को अब हम लोग यूज करने का टेक्निक देखेंगे, आखिर इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग को यूजफुल कैसे बना सकते हैं, इसीलिए इसको देखेंगे हम लोग। और देखेंगे इसमें कि रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। रिसाइकलिंग देखेंगे कि जैसे जानते हैं कि रिसाइकलिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट इज एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लुक वेरियस वेज। जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे वेज हैं, क्या करते हैं, कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन है उसको रिनोवेट करना हो, डेमोलिश करना हो, डिकंस्ट्रक्शन करना हो, बिल्डिंग, रोड या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसको क्या करते हैं कि recycling this waste not easily reduces the volume sent landfill but it recovers the valuable material for reuse। जैसे क्या, देखो एक आपको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एक जैसे कि ये क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अब जैसे बिल्डिंग होता है उसमें 60% जो वर्क होता है वो होता है सिविल डिपार्टमेंट का, और 40% जो वर्क होता है वो होता है, सॉरी, वो हो गया आपको 25% जो वर्क हो गया वो हो गया इलेक्ट्रिकल का, और 15% जो वर्क हो गया वो हो गया मैकेनिकल का। अब इसमें ये देखेंगे कि हम लोग जो 60% यूज होता है, 60% में क्या होगा, सीमेंट, एग्रीगेट, कंस्ट्रक्शन में जो जितने जितने भी लगेंगे उसमें वो सब, बीम, कॉलम, रॉड, ये सब जो होते हैं वो आ गया सिविल में। अब इलेक्ट्रिकल में क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल में वायर्स हो गया, और फिर जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस होंगे वो, और मैकेनिकल में यूज हो गया कि जितने भी वुडन चीज़ हैं, पाइप से रिलेटेड चीज़ें, जितने भी फिटिंग के चीज़ें, वो क्या हो गया, मैकेनिकल। अब इन सब वेस्ट को पहले क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद अलग अलग सॉर्टिंग करके उसके बाद जो जो रिसाइकल करने के लिए भेजते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था कब, 2022 में 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स में आया था कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट का क्या क्या टाइप है, तो बात करते हैं यहाँ पे कि पहला आता है टाइप क्या, कंक्रीट, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल इन C&D वेस्ट ऑफन यूज फॉर रिसाइकलिंग इनटू एग्रीगेट। अब देखिए जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे क्या है कि एक स्लैब है, स्लैब में क्या क्या हो सकता है कि एग्रीगेट होगा, जो भी बोल्डर्स जो जो भी निकलेंगे उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रश करके छोटे छोटे फॉर्म में टुकड़े के फॉर्म में तोड़ के उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्रीगेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा देता है। अगर आप किसी भी अगर M30 आप ग्रेड यूज करते हैं, ठीक है, M30 ग्रेड यूज करते हैं, उसमें अगर आप 16% अगर मिक्स कीजिएगा क्या, C&D वेस्ट अगर मिक्स कीजिएगा एग्रीगेट की जगह, तो आपको स्ट्रेंथ जो होगा सबसे हाई देगा। ये बात आप लिख सकते हैं कि M30 में 16% पे सबसे ज़्यादा, अगर एग्रीगेट 16% अगर एग्रीगेट को रिप्लेस करके CND को यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ जो होता है सबसे हाई होता है। अगर दूसरा डेमोलिशन वेस्ट की बात करें तो वो आता है वुड, इंक्लूड्स
टिम्बर, प्लाईवुड एंड अदर वुडन मटेरियल, फर्नीचर हो गया, जितने भी इंटीरियर, अगर कुछ लोग को शौक होता है कि पूरा वुडन का करवाएं, तो वो सब जो डेमोलिश्ड होते हैं वो वुड के अंदर आते हैं। मेटल में अगर बात करें तो हो गया स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब जो हो गया, ये हो गया कि मेटालिक में आएगा। मेटल का खास बात क्या होता है, ये सबसे ज्यादा रिसाइकलेबल होता है, हाई रिसाइकल, हाई रिसाइकल वैल्यू देते हैं मेटल। और ब्रिक्स और एसफॉल्ट की बात करें तो रोड में जो रूफिंग में जो यूज करते हैं कि वो उसका रिसाइकल होगा। ब्रिक और मैसनरी में क्या होता है कि रीयूज इन कंस्ट्रक्शन फॉर क्रस्ट एग्रीगेट। अब जैसे कि देखिए, अब जैसे बेसमेंट बना रहे हैं, फाउंडेशन, वैसा फाउंडेशन जो हैवी मटेरियल का, उसमें क्या कर सकते हैं, ब्रिक मैसनरी को तोड़ के चूड़ के आप उसमें डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। जिप्स उसी तरह जिप्सम हो गया, उसी तरह प्लास्टिक हो गया, उसी तरह ग्लास हो गया। ये सब का बारे में एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा कुछ का डिटेल लिखा हुआ है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको इसे पढ़ने में इजी हो सके। अगर आपको अगर लगे कि इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये पीडीएफ जैसे ही वीडियो खत्म होगा वहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप उसे वहाँ से आप ज्वाइन करके आप इसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि बेनिफिट क्या है रिसाइकलिंग एंड सीएनडी वेस्ट, बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहला क्या आएगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। क्योंकि नया, जब जैसे ही स्टोन कहाँ से आएगा, या फिर रॉक के एग्रीगेट कहाँ से आएगा, स्टोन से आएगा। स्टोन कहाँ से आएगा, वो पहाड़, माउंटेनियस रीजन से जो होता है उससे आता है। अब उसको क्या करते हैं कि हम लोग न्यू चीज को ना क्रिएट करके ओल्ड से ही कुछ न्यू बनाना ही हम लोग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं। वेस्ट रिडक्शन होगा। अब जैसे क्या करते हैं, सीएनडी वेस्ट को क्या करते हैं, सीएनडी वेस्ट को डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, लैंडफिल कर देते हैं। अब लैंडफिल में दिक्कत क्या है कि वहां पर जो जमीन है वो तो फिर बंजर पूरा हो गया। अगर उसी को सीएनडी वेस्ट को धीरे धीरे सॉर्टिंग और रिसाइकलिंग कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यू मटेरियल में शेप दे सकते हैं। तो अगर यूज करके तो कर सकते हैं, क्या होगा, वेस्ट रिडक्शन होगा, एनर्जी सेविंग होगा, कॉस्ट सेविंग होगा। क्योंकि कॉस्ट सेविंग इन द सेंस इसलिए हो सकता है क्योंकि सारा मटेरियल तो पुराना है, वो इजिली मिल जाएगा आपको, इसी कारण से कॉस्ट सेविंग होता है। कंप्लायंस विद रेगुलेशन, और ये क्या हो कि रीजनल और नेशनल रेगुलेशन दैट मेंटेन्स द इनकरेज रिसाइकलिंग। इसमें क्या होता है कि मतलब कि हमें इनकरेज करना चाहिए, नेशनल रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि ये इनकरेज हो कि सीएनडी वेस्ट को भी हम लोग यूज कर सकें। अब बात करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ सीएनडी वेस्ट। क्या क्या रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है सीएनडी वेस्ट को वो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंक्रीट रिसाइकलिंग। कंक्रीट रिसाइकलिंग, देखिए जब क्या होता है कि कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ क्या होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, ये सब को जब मिक्स करके हार्ड हो जाता है तो वो कंक्रीट बन जाता है। कंक्रीट को हम लोग क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं और फिर स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने के बाद हम लोग को क्या होता है कि डिजायर्ड शेप में हमको मिल जाता है, जिसको हम लोग एग्रीगेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और रोड बेस में यूज कर सकते हैं, और कंक्रीट प्रोडक्शन में भी एज ए फिलर मटेरियल की तरह हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट मेटल रिसाइकलिंग की बात करें तो मेटल रिसाइकलिंग तो बेसिकली आपको सिर्फ सॉर्ट करना है और न्यू मेटल में कर देना है। यानी जितने भी मेटल है उससे आपको क्या करना है, जितने भी आपको डिमोलिश वेस्ट है उससे आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। मेटल जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो गया आप उसे सॉर्टिंग करेंगे, न्यू मेटल में आप लोग इजिली हम लोग उसे कर देते हैं। वुड रिसाइकलिंग में क्या आता है, वुड कैन बी रीयूज इन कंस्ट्रक्शन, कन्वर्टेड इनटू मल्च और वुड चिप्स दैट प्रोड्यूस इनटू बायोमास और एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए बेसिकली वुड को हम लोग रिसाइकल कर नहीं सकते हैं, कि वुड एक बार कट गया तो उसे हम लोग फिर रिसाइकल नहीं कर सकते। उसका एक ही उपाय है, आप उसे क्या कर सकते हैं, या तो आप उसे लम्स बना के पेपर इंडस्ट्री में दे दीजिए, या दूसरा आप उसे क्या कर सकते हैं कि बारीक बारीक चिप्स में कर ले, उसे सरा गला के बायोमास हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन में दे सकते हैं। यही है सिर्फ वुड का कि दे सकते हैं। अगर एस्फॉल्ट रिसाइकलिंग की बात करें तो एस्फॉल्ट इज ए ग्राउंड अप एंड रीयूज्ड इन न्यू एस्फॉल्ट मिक्सेस ओपन द रोड कंस्ट्रक्शन। इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। इसी तरह हो गया जिप्सम रिसाइकलिंग। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में क्या है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में आपको सिर्फ पहले सॉर्ट करना है सारे तरह का प्लास्टिक, और प्लास्टिक में बड़े खास बात होता है कि उसके पीछे नंबर लिखा हुआ था 1 2, इसी तरह 6 तक नंबर लिखा रहता है। वो 6 डिनोट करता है कि एक से कोई और प्लास्टिक होगा,
उसी तरह हम लोग 1 का एक जगह कर लेंगे, 2 का एक जगह कर लेंगे, 3 का एक जगह कर लेंगे, फिर रिसाइकल हम लोग कर सकते हैं। और ग्लास रिसाइकलिंग में करने के बाद क्या कर सकते हैं कि न्यू ग्लास आपको फॉर्म कर सकते हैं, या फिर उसे फाइबर की तरह भी क्रश करके फाइबर की तरह भी आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी यूज, ग्लास पाउडर के फॉर्म में आप सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। चैलेंजेज आखिर क्या क्या है कि रिसाइकलिंग आखिर कुछ तो बात होगा तभी तो रिसाइकल ये अच्छे बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है। सीएनडी वेस्ट क्यों आखिर नहीं करते, इसके करने के क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डर जो होता है वो आता है कंटामिनेशन। आप सबको तो कोरोना महामारी कोविड जो 19 था वो बहुत ही अच्छे से याद ही होगा। उसके बाद क्या होता था, मास्क, पीपीई किट, ये सब ग्लव्स, ये सब क्या होता था, यूज किया और फेंक दिया, कहाँ इधर उधर ही फेंक दिया। अब क्या हुआ कि जैसे कोई बिल्डिंग गिरा, अब उसमें क्या हो कि अब मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है, अब वो डिमोलिश उसको तोड़ा गया, हॉस्पिटल तोड़ा गया, अब प्रॉपर तो उसे सैनिटिफाई नहीं किया जाएगा। अब उसमें क्या करते हैं, अब जैसे कोई बंदा या गया वो सॉर्टिंग करने के लिए गया, सॉर्टिंग उससे कुछ सॉर्ट किया, अब वो क्या करेगा कचरा लेने के लिए तो सारे जगह पूरे शहर में घूमेगा। शहर में घूमेगा तो क्या होगा, अगर मान लिया जाए वहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट था जिसे कुछ इन्फेक्शन वाला बीमारी हो या डिजीज हो, जो कि क्या कर इजीली स्प्रेड और रैपिडली स्प्रेड हो सके, तो क्या इजीली दूसरे को वो क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर रिसाइकल करना पड़ेगा, उसके द्वारा रिसाइकल होने के बाद डायरेक्ट उसे सैनिटरी ऑफिस में भेजा जाए, ताकि वहाँ पे क्या हो कि उसे फिर सैनिटिफाई किया करे। और कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक में कभी कभी देखा जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, या फिर सॉर्टिंग में हो गया, या फिर प्रोसेसिंग में हो गया, इसमें ही कॉस्ट ज़्यादा लग जाता है। इस कारण से, क्योंकि देखिए बेसिकली बात यह होता है कि जब ज़्यादा पैमाने पे अगर रिसाइकल होगा तभी तो उसका कॉस्ट कम होगा। अगर आप छोटे पैमाने पे कीजिएगा तो छोटे पैमाने पे आपको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा ही, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ज़्यादा मास प्रोडक्शन में हमेशा बेनिफिट होता है, उसमें कॉस्ट भी कम होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगर छोटे पैमाने पे करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा निकल के आएगा ही। मार्केट में उतना डिमांड इसका है, मार्केट में डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट जो मटेरियल है वो फ्लक्चुएट करता है, इकोनॉमी वायबिलिटी इसका देखा नहीं गया कि इकोनॉमी में हेल्प कर नहीं रहा है, इसी कारण से मार्केट में इसका डिमांड है। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और लोगों में इसमें इसमें ट्रस्ट इशू है बहुत कि क्या सच में ये स्ट्रेंथ देगा या नहीं, कहीं ऐसा तो ना हो कि एक फिक्स समय के बाद ये फेल कर जाए। ये सब को लेकर ट्रस्ट करते। अब रेगुलेटरी बैरियर हम लोग को करना चाहिए। इन सम एरियाज रेगुलेशन में लिमिट द यूज ऑफ रिसाइकल मटेरियल सर्टेन एप्लीकेशन रिड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ रिसाइकलिंग। ये तीनों अगर चैलेंजेस में आप ये तीनों को डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको इजीली नंबर मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है डिमोलिश्ड वेस्ट पे ही, वो है 14 मार्क्स का। अकेले ये क्वेश्चन 14 मार्क्स कंटेन और 14 मार्क्स आपको दिला सकता है 2023 में। अगर ये रिपीट हुआ तो 14 मार्क्स में फिक्स है कि आएगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। What do you mean by sustainable waste management? What are the prerequisites of successful recycling of construction and demolition waste? सबसे पहले बात करते हैं कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व हैंडलिंग वेस्ट इन ए वे दैट बैलेंस इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल कंसिडरेशन टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स इफिशियंसी ऑन सोसाइटल बेनिफिट। अब देखिए कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट उसे कहते हैं कि जब किसी चीज को रिसाइकल करना या वेस्ट को मैनेज करना, क्यों, और वो चीज क्या करे कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करे, इकोनॉमी को बैलेंस करे, सोशल कंसिडरेशन को बैलेंस करते हुए, और निगेटिव इम्पैक्ट को कम दिखाएं किस पे, इन्वायरमेंट पे, और क्या हो उसका जो बेनिफिट हो वो ज़्यादा निकल के आए, उसे ही हम लोग सोशल वेस्ट मैनेज सॉरी सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कहेंगे। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वैसा वेस्ट मैनेजमेंट जो ना तो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट दे, ना ही इकोनॉमी को इम्पैक्ट दे, और सोशल कंसिडरेशन को पैमाने पर रखते हुए अगर जो वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए उसे हम लोग सोशल सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अगर इसमें नेक्स्ट बात करें तो व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, तो सबसे पहला स्वाभाविक बात है कि क्या आ जाएगा, स्वाभाविक बात है कि सबसे पहला आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमाइज द वेस्ट। अगर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को अगर हेल्थ में रखना है तो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में कचरा फैलाएंगे नहीं, गंदगी को सबसे पहले क्लीन करना है ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सके। इसीलिए वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट वेस्ट को
मिनिमाइज करेगा। और रिसोर्स रिकवरी, जो जो जैसे कि पहले से रिसोर्स है वो अगर वेस्ट हो गया है, अब वेस्ट हो गया, अब उसमें क्या करें, जो मैक्सिमम रिसोर्स हम लोग उससे निकाल सकते हैं वो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये होगा कि मैक्सिमम रिसोर्स जो आएगा उसे हम लोग फिर रिकवरी में यूज कर सकते हैं, आगे फिर प्रोडक्शन या फिर उसका को रिसाइकलिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी रिसोर्स रिकवरी भी होना चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी रिड्यूस पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन और लैंड डिग्रेडेशन को जैसे बचाने के लिए हम लोग करते हैं। और इकोनॉमिक इफिशियंसी, जैसे ही रिसोर्स होगा, पुराने चीज़ों को वेस्ट से अगर हम न्यू बनाना लगे, न्यू बनाना चालू कर देंगे तो वेस्ट क्या इजीली अवेलेबल है, उसका तो कॉस्ट भी बहुत कम है, न्यू से तो कम ही होगा। अगर उससे हम लोग कुछ न्यू बनाते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो प्री रिक्वेसाइट फॉर सक्सेसफुल रिसाइकलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट। तो किस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसमें हम लोग को सबसे पहले बढ़ावा देना चाहिए किसको, ऑन साइट सॉर्टिंग को। जैसे ही साइट पे वर्क हो रहा है, साइट अति पे हो रहा है, जिस जिस तरह से तोड़ते जा रहे हैं उसी उसी तरह से डिमोलिश करते जा रहे हैं, उसी उसी तरह से हम लोग क्या करें, उसी जगह पे सॉर्टिंग करते जाए। ऐसा नहीं कि सारा कुछ एक बार तोड़ लिए फिर उसके बाद सॉर्टिंग करते हैं। कि जैसे कि मान लिया जाए कि आपको एक समझाने के लिए आप मैं बताता हूँ। अब जैसे ये है कि एक बिल्डिंग है, तो पहले क्या किया कि एक पार्ट मतलब इसका गिरा जैसे, ठीक है, इसमें सॉर्टिंग कर लिए। फिर आपका दूसरा पार्ट गिरा, उसको सॉर्टिंग कर लिया। जब अब पूरा गिरा फिर उसके बाद हम लोग कुछ कुछ चीज़ सॉर्टिंग कर लिए। ऐसा नहीं कि आप क्या करें कि पहले पूरा गिरेगा उसके बाद सॉर्टिंग करेंगे। ऐसे करने में फिर क्या होगा कि एक तो टाइम भी जाएगा, इकोनॉमी को मतलब पैसा भी जाएगा, और प्रॉपर सॉर्टिंग हो भी नहीं पाएगा। अगर नेक्स्ट बात करें तो वो क्या होता है कि एडवांस सॉर्टिंग टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजी को भी यूज करना चाहिए। कि उसमें क्या करना, मैकेनिकल और ऑटोमेटेड सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी को भी यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर मेटालिक चीज़ को है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग को मैकेनिकल और ऑटोमेटिक सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। रिसाइकलिंग फैसिलिटी हमें देना चाहिए कि जो भी वहाँ से प्रोडक्ट शॉर्ट होके आया अब उसको रिसाइकल भी तो करेंगे। ऐसा है कि वो प्रोडक्ट तो शॉर्ट होके आ गया, अब उसे उसको रिसाइकल करने के लिए वो फैसिलिटी है ही नहीं कि हम उस प्रोडक्ट को रिसाइकल कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि शॉर्टिंग करने का। इसीलिए उसे हाई मतलब कि हाई क्वालिटी रिसाइकल्ड में हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए रिसाइकलिंग फैसिलिटी भी होना चाहिए। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि जो उसको सॉर्टिंग करने के बाद जब वो आया तो उसको रिसाइकल करने के लिए वो ट्रांसपोर्ट एक वेल मेंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ताकि क्या हो, इन्वायरमेंटल को इम्पैक्ट ना करे, ग्रीन सील्ड से ढका होना चाहिए। ये सब ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रूल एंड रेगुलेशन लाना चाहिए कि इन्फोर्स करना चाहिए कि जो भी आप मतलब डिमोलिश्ड वेस्ट आपका क्रिएट हो रहा है तो आप उससे क्या करें कि सॉर्टिंग करके आप इतना प्रोवाइड करें, कम से कम इतना परसेंट आप उसको प्रोवाइड करें, ताकि क्या हो कि एक फिक्स एक बिल्डिंग या फिर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन वर्क गिरा हो उसमें जैसे कैटेगरी में बांट देना चाहिए कि अगर कोई बिल्डिंग है या फिर कोई ब्रिज है या फिर कोई कुछ है तो उसमें से आप इतना परसेंट बिल्डिंग से, अगर बिल्डिंग आप डिमोलिस्ट कर रहे हैं तो इतना परसेंट आप बिल्डिंग से आप सीएनडी वेस्ट देंगे, इतना परसेंट मेटालिक वाला वेस्ट देंगे, इतना परसेंट आप इस सेक्टर से आप वेस्ट देंगे। इससे क्या होगा कि एक मतलब जिस समय डिमोलिश हुआ उसी समय से हम लोग को सॉर्टिंग और न्यू इंकरेजमेंट मिल जाएगा। और बिल्डिंग कोड में भी और स्टैंडर्ड में भी बदलाव करना चाहिए। उसमें ये करना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन जो है उसको करने के बाद ये होना करना चाहिए कि हमें कि बिल्डिंग कोड में चेंजेस ये लाना चाहिए कि आप अपने बिल्डिंग अगर एक फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का बना रहे हैं तो उसमें आप सीएनडी वेस्ट इतना यूज करिए, मिनिमम आपको इतना करना ही पड़ेगा। और आप अगर दो यूज कर रहे हैं तो इतना, और इस मिक्स डिजाइन को फॉलो करना होगा। ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा हम लोग को और बिल्डिंग कोड्स को और गवर्नमेंट को, ताकि क्या हो कि सीएनडी वेस्ट को यूज बढ़ सके। कॉस्ट इफेक्टिव रिसाइकलिंग प्रोसेस होना चाहिए, इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होना चाहिए। जैसे कि एक इंडस्ट्री क्या होती है, वो बिल्डिंग को बनाती है, वो कंस्ट्रक्ट करती है, और दूसरा इंडस्ट्री क्या होता है, वो बिल्डिंग को क्या करती है कि वो गिराती है, डिमोलिश करती है। दोनों में कोलैबोरेशन होना चाहिए। दोनों में कोलैबोरेशन ये होना चाहिए कि जो मटेरियल वहाँ से सॉर्टिंग होने के बाद वो डायरेक्ट जो कंस्ट्रक्शन जो कर रही है उसके पास तक जाके पहुँचे, वो वहाँ पे करते हैं। और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस हम लोग को करना भी चाहिए।
अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये देख के आपको एक फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक जो है वहाँ पे एक 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग बेसिकली इसमें देखेंगे कि आखिर 3D प्रिंटिंग होता क्या है, करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। और ये 7 मार्क्स का पूछा गया था, कब? 2023 में इसे 7 मार्क्स में पूछा गया था। तो देखते हैं कि इसमें आखिर क्वेश्चन क्या है कि 3D प्रिंटिंग इज ए कंस्ट्रक्शन इज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फिजिकल, क्या क्या इसमें होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर बाय लेयरिंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन डिजिटल मॉडल also known as additive manufacturing। ठीक है, 3D printing in construction has potential to revolutionize industry involving efficiency, improving efficiency, reducing waste and enabling more complex and sustainable design। बेसिकली 3D प्रिंटिंग कुछ नहीं है, 3D प्रिंटिंग हम उसे करते हैं कि जब ये एक ऐसा इनोवेशन और ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को क्रिएट करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को बनाते हैं, चाहे वो मेटालिक हो, चाहे नॉन मेटालिक हो, चाहे कंक्रीट पे हो, जैसा हो उसे हम लोग क्रिएट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक लेयर बाय लेयर मटेरियल का यूज करके उसे हम लोग करते हैं। जैसे कि ये क्या है, इसे जैसे इस शेप को बनाना है, इसको क्या करेगा कि पतला पतला लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और नीचे से बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एक टॉय तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पतला पतला लेयर में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पतला पतला लेयर बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा, फिर ऊपर आके ये फिर ऊपर आके आपको पूरा फाइनल एक लुक आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये एक डिजिटल मॉडल होता है और ये क्या करता है, इफिशियंसी को बढ़ा ही देगा। जो स्वाभाविक बात है कि मशीन अगर करेगा तो इफिशियंसी बढ़ा देगा, वेस्ट भी कम होगा क्योंकि प्रिसाइज वर्क होगा और कॉम्प्लेक्स जो डिज़ाइन है उसको ईजिली ये बना सकता है। हाउ 3D प्रिंटिंग वर्क्स, डिजिटल मॉडलिंग, लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्शन, मटेरियल यूज्ड। हम लोग 3 पॉइंट अगर पूछेगा कि हाउ 3D प्रिंटिंग कैसे वर्क करता है तो उसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ याद रखेंगे। डिजिटल मॉडलिंग में देख लेंगे कि द प्रोसेस बिगिंस विद द क्रिएशन ऑफ ए डिजिटल मॉडल यूजिंग कंप्यूटर कैड सॉफ्टवेयर। दिस मॉडल सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर द स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको आखिर आपको रिक्वायरमेंट क्या है पहले वो जानेंगे, कि आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है, किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है वो जानेंगे। इसीलिए उसको पहले क्या 3D मॉडल में 3D सॉफ्टवेयर में आपको एक क्या करना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा, क्या, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके देना पड़ेगा। जैसे ही आप अगर उसे ब्लूप्रिंट तैयार करके देंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट आप उसे बना के देंगे कि हमको भाई इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, इस टाइप का हमको बना के दो, कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू, और कि आप कैडेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसे बना के जैसे ही देंगे तो वो क्या करेगा कि फिर वो उसको क्या करेगा, एक लेयर बाय लेयर में कट करना चालू कर देगा। लेयर बाय लेयर में जब कट करना चालू कर देगा और फिर मशीन क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे से बनाना चालू करेगा, नीचे से बनाते 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 ये ऊपर तक आएगा। जब फाइनल हो जाएगा तो आपको वो दे देगा। इसमें मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं, इसमें कंक्रीट, प्लास्टिक, मेटल एंड कंपोजिट्स जितने भी होते हैं कि वो इसको यूज कर सकते हैं। जब आपका फाइनल मटेरियल आ जाएगा आपका, थोड़ा सा आप ब्रशिंग कीजिए या पॉलिशिंग कीजिए या साइनिंग कीजिए, वो करने के बाद आपका फाइनल मटेरियल तैयार है। अब 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशंस क्या है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में 3D प्रिंटिंग इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन हाउसेस विथ इंटायर वॉल्स एंड स्ट्रक्चर कंपोनेंट being printed on site where significantly reduce construction time and cost। सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं कि जो भी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं उसको ये क्या कर सकता है कि ब्लू प्रिंट आपको रेडी करके आपको दे देगा, प्रोवाइड कर देगा कि ये ऐसा 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 मॉडल बनेगा, ऐसा ऐसा होगा। आपको एक प्रोटोटाइप मिल जाएगा जिससे क्या होगा कि आपको कंस्ट्रक्शन करते वक्त और ऑन साइट आपको क्या होगा, ईजी होगा, कॉस्ट भी कम लगेगा और टाइम भी आपको सेव होगा। उसी तरह कमर्शियल स्ट्रक्चर में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जिसमें यूज होगा उसमें यूज कर सकते हैं। और पार्टीशंस ये सब में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि जो कोई भी ब्रिज है या फिर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसी भी कंट्री में, इससे आप लोग ईजिली बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि एडवांटेज, आखिर इसका एडवांटेज क्या है, तो स्पीड एंड एफिशिएंसी। स्वाभाविक बात है कि स्पीड इसका बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मशीन कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है, बस हमें इसे ब्लूप्रिंट दे रहा है, मटेरियल डिफाइन करना और ये लेयर बाय लेयर करते करते आपको बना के दे देगा। इफिशियंसी इसका बहुत ज़्यादा होगा। कॉस्ट रिडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट पहले क्या होता था कि जो उसी चीज़ को ब्लूप्रिंट तैयार करने में
ब्लूप्रिंट तैयार करने में क्या करता था कि बहुत टाइम लगता था। बहुत टाइम लगने के बाद क्या होता था कि जो मैन होते थे, जो पर्सन होते थे, वो तैयार करते थे, वो कॉस्ट भी ज़्यादा चार्ज करते थे। जब से मशीन आया तो कॉस्ट रिडक्शन हो गया, लेकिन एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है, एक जॉब लॉस भी इससे हो सकता है कि जो पर्सन को पैसा मिलना चाहिए था, वो अब एक मशीन से ही काम इससे हो रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांस तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जॉब सिक्योरिटी का भी इनसिक्योरिटी का भी चांस है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहें तब डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, इस टाइप से चेंज कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि टाइम कम लगेगा, तो आपको इजीली वो सारा चीज़ आपको दिखा देगा। सस्टेनेबल है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये क्या होगा कि एक्यूरेट बनेगा, इसमें एरर होने का कोई चांसेस नहीं है, और एकदम प्रिसाइज जो जैसा आप देंगे वैसा बनेगा, क्योंकि ये होता है डिज़ाइन, डिजिटल डिज़ाइन होता है, रिड्यूसिंग एरर होता है। हाँ, अब आते हैं कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पे हम लोग बात करेंगे, तो कि आखिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का यूज क्या क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर ये सब जो थे, ये जो पोर्शन जितने थे थ्योरेटिकल पोर्शन थे, उसको अगर आपको अगर कहीं से अगर लेना होगा पीडीएफ फॉर्म में, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको चाहिए कि रिवीजन करने के लिए चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आखिर ये लिंक मिलेगा कहाँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को ईजिली ये पीडीएफ आज रात तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगा कि जो नए स्टूडेंट है वो अगर ज्वाइन करेंगे तो उसको पुराना भी मैसेज शो होते रहेगा, लेकिन जो व्हाट्सएप पे अगर न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन होंगे उसको क्या होगा कि पुराना मैसेज दिखेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल आपको रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और इससे पहले जो टॉपिक हो चुके हैं, जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट यानी 12 क्वेश्चन किए थे, किसके, बीईयू के 2022 के और 2023 के। तो ये दोनों, ये जो पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट करके पार्ट 1 थंबनेल में लगा होगा ये पार्ट 1 है, आप वहाँ पर जाके आप इसे देख सकते हैं। वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने मेजर टॉपिक और बल्कि टॉपिक जिससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, आप समझ ही सकते हैं, एक क्वेश्चन में, एक वीडियो में आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व किए गए होंगे, तो कुछ ज़रूर कुछ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इसलिए वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेगा। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा सपोर्ट, और प्लीज़ इस वीडियो को सारे कॉलेज में शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के लिए कह दें, क्योंकि वीडियो पे तो लाइक्स और व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो होता है वो बढ़ते नहीं है। इस कारण से आप से उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप लोग अगर जो 8th सेमेस्टर हैं उनके लिए कुछ न्यू आने वाला है, क्योंकि 12th को तो उनका एग्ज़ाम लास्ट हो रहा है, 8 सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा उसका, लेकिन उनके लिए कुछ न्यू बैचेज का लॉन्च इस चैनल पे होगा, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए क्या होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पे। आखिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता क्या है, तो बेसिकली प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता क्या है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट that has been intentionally stressed or compressed before it's subjected to external load। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है, इंटेंशनली स्ट्रेस्ड और compressed before it's subjected to external load। तो एक्सटर्नल लोड के कारण, तो ये क्या होता है कि जब किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर है उसको लोड देने से पहले हम लोग उस पर क्या करते हैं कि स्ट्रेस देते हैं या फिर उसे कंप्रेस करते हैं। तो वो उसको एक्सटर्नल लोड देने से पहले उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होते हैं। तो ये आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक टेंडन है, केबल सारे इसमें ग्रूविंग करके किया गया है, इसमें हम लोग इजीली समझ सकते हैं। अगर इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक सेकेंड, नहीं अभी ये नहीं, हाँ, एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में क्या होता है कि जब जो भी मोल्ड होना होता है, जो भी मोल्ड यानी कास्टिंग या फिर कास्टिंग होने से पहले जो भी टेंशन या कंप्रेशन जो भी देना हो, अगर वो कास्टिंग होने से पहले अगर आप दे देते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग प्री टेंशनिंग। और अगर पोस्ट टेंशनिंग की बात करें तो पोस्ट टेंशनिंग जब ये होता है कि जब कास्टिंग कंप्लीट हो गया, कास्टिंग डन होने के बाद अगर कोई टेंशन अगर क्रिएट करते हैं, टेंशन देते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट टेंशनिंग। इसको हम लोग अच्छे से फिगर में समझेंगे।
हाँ, फिगर में हम लोग समझेंगे इसे कि आखिर ये कैसे कैसे होता है। सबसे पहले एक बीम से आप स्टडी कर सकते हैं कि बीम से स्टडी करने के बाद, हाँ, एक ये बीम आपका हो गया, ठीक है। ये बीम जब आप देख रहे होंगे तो इस पे क्या होगा, उसका कुछ सपोर्ट भी होगा। जब सपोर्ट हम क्रिएट कर दिए इसको, ठीक है, इसे सपोर्ट हम लोग फिगर को उतना मतलब नहीं किए, और उसके बाद इस पे वेट लग रहा है, लोड लग रहा है, सॉरी, W1, W2, W3, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेंड होने का कोशिश करेगा। डिफॉर्मेशन आएगा, यानी इसका जो सेंट्रल लाइन होगा वहां से ये क्या करेगा, डेल्टा डिफॉर्म कर जाएगा। ये आपको इजीली क्लियर हो गया। यानी इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। कितना का डिफ्लेक्शन हो गया, डेल्टा का डिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि लोड लगा, स्वाभाविक बात है कि लोड लगेगा, वो डिप्रेस होगा, डिप्रेस हुआ तो ये इसमें लग गया। अब दूसरा क्या करते हैं कि वही बीम को हम लोग क्या करते हैं, एक केबल या फिर टेंशन अप्लाई करते हैं, उसमें केबल एक प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ग्रूविंग रहता है, यहाँ पे केबल प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक टेंशन आ जाता है। इसको आप जैसे ही खींचिएगा, क्या होता है कि जैसे कोई भी रस्सी खींचेगा खींचेगा, पहले इसमें क्या हुआ, कास्ट किया हुआ है एक बीम, उसमें क्या हुआ कि ये बाहर से निकला हुआ है रॉड, उसको क्या कहते हैं, बाहर से खींचते हैं, तो वो क्या चाहेगा भाई, वापस आने के लिए, वापस अपने शेप में आने के लिए वो इसके अंदर में टेंशन लगाना चालू कर देगा। जैसे ही अंदर में टेंशन वो लगाना चालू कर देगा तो क्या होगा कि इसका जो शेप, अब न्यू शेप जो बन के आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा। एक सेकंड आप देख लीजिएगा, वो न्यू शेप जो बनेगा, वो न्यू शेप इस शेप में आपको ले लेगा। ये आपका सपोर्ट हो गया। तो ये क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें टेंशन आप दे के इसे छोड़ दीजिएगा तो ये क्या करेगा, एक फिगर में बना के आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि न्यू शेप में आपको, तो ये आपको इस शेप में ले लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। अब मजे की बात यह है कि जैसे ही इसे छोड़े तो ये वापस आना पड़ेगा, यानी सिकुड़ेगा। जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये उसका जो बल्किंग होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब ये क्या हुआ कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से कितना डिफ्लेक्ट किया, ये जो न्यूट्रल एक्सिस से हो गया वो हो गया डेल्टा डिफ्लेक्ट कर गया। इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ वो हुआ डेल्टा, इसमें भी डेल्टा डिफ्लेक्शन हुआ। अब इस पे क्या करेंगे कि हम लोग लोड लगाएंगे डब्ल्यू, अब वापस जितना लोड इसमें लग रहा था वही लगाएंगे, W1, W2, W3। तो वहां पे क्या हो रहा था कि ये वाला जो पोर्शन था वो था कंप्रेशन में, और ये वाला जो पोर्शन था वो था टेंशन में। जो यहाँ पे लोड लग रहा था वो था टेंशन में, ये जो लग रहा था बार बार, तो वो क्या करता, इसको इम्पैक्ट किसको कर रहा था, इम्पैक्ट दे रहा था टेंशन पे। और आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है टेंशन में वीक होता है। कंक्रीट टेंशन में स्वाभाविक बात है कि टेंशन में वीक होता है, उसको जितना भी कंप्रेशन दे लिए वो बर्दाश्त कर लेगा, मजे में एकदम रहेगा, लेकिन टेंशन में जैसे ही कीजिएगा वो वीक होता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक सेकंड आपको मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको इजी वे में। आप यहाँ पे देख, यहाँ पे जो ये लोड लगेगा किस पे, इस पोर्शन पे, ये लोड लगेगा इस पोर्शन पे, ये लोड लगेगा इस पोर्शन में। तो ये क्या करेगा, बल्किंग को फिर से वो नीचे दबाएगा, नीचे यानी डिफ्लेक्शन लाने की कोशिश करेगा। इस बार वो किस पोर्शन को आपको टारगेट करेगा, वो करेगा कंप्रेशन वाले को, क्योंकि टारगेट तो वो नीचे वाले में ही करेगा। यहाँ पे भी टारगेट वो नीचे वाले को कर रहा था, यहाँ पे भी टारगेट वो नीचे वाले को कर रहा है। वहां पर था टेंशन, यहाँ पे क्या आ गया, कंप्रेशन। और आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है कंप्रेशन में अच्छा परफॉर्म करता है। इसी कारण से हम लोग PSC हम लोग इसमें
यूज करते हैं। पीएससी यूज करने का बेसिकली पर्पस आप समझ गए कि क्यों पीएससी हम लोग यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो इसका कुछ हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि ये हो गया आपका क्या, एक केबल। हाँ हाँ, ये हो गया आपका कि ये क्या हो गया कि केबल आप प्रोवाइड कर दिए इसमें। कि ये इसमें क्या होता है कि बंच, जैसे कि जो भी आपको यहाँ पे आपको पीछे मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये आप ग्रूविंग देख रहे हैं, ग्रूविंग कटा हुआ है, ये भी ग्रूविंग कटा हुआ है, ये भी ग्रूविंग कटा हुआ है, एंकर इसमें प्रोवाइड करेंगे, ये भी ग्रूविंग कटा हुआ है। ये जो टेंडन या केबल देख रहे हैं वो एक केबल नहीं है, ये यहाँ पे एक एक ग्रुप ऑफ केबल है, बार बार जो क्वाइलिंग किया हुआ है जो वो ग्रुप ऑफ केबल है। उसी तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि वही एक ये ग्रूव है, आपको ये ग्रूव कटा हुआ है, उसमें जो केबल है वो यही सब केबल है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बस। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 15 7 5 5। अगर मान लीजिए ऐसे लेते हैं तो फिर इसमें कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे 15 जो डिफाइन करेगा नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड को डिफाइन करेगा। और ये जो 7 होगा नंबर ऑफ स्टील को डिफाइन करेगा। और ये जो फाइव होगा वो डिफाइन करेगा कि डाया ऑफ इंडिविजुअल बार, यानी एक बार का कितना, ये जो डाया और के साथ जो होगा वो कितना होगा। अब ये क्या हो गया, एक सेकंड में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो है वो है स्टील वायर। इसका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो होगा कोल्ड ट्विस्टेड स्टील बार। इसमें जो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, एक सेकंड में इरेज करके आपको लिख देता हूँ, हाई कार्बन इसमें होता है, इसी कारण से स्ट्रेंथ इसको इसका ज़्यादा मिलता है। अब इसमें बात करते हैं कि मिनिमम ग्रेड कितना कितना होना चाहिए, कि किस चीज़ के लिए कितना ग्रेड मिनिमम आपको होना चाहिए। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अगर इसकी बात करें, किसका, पोस्ट टेंशनिंग की बात करेंगे पहले। और यहाँ बात करेंगे प्री टेंशनिंग की। पोस्ट टेंशनिंग में जो मिनिमम होगा ग्रेड वो होगा M30। और इसमें क्या क्या होगा, M40। और पोस्ट टेंशनिंग में आपका जो होगा कि कवर जो लेंगे, कवर डेप्थ जो होता है 30 mm का कवर लेते हैं। इसमें कितना लेंगे, 20 mm का, 20 mm का कवर ले लिए। और टोटल जो इसका जो लॉस होगा, जो मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि आप जो पहले पहले जो स्ट्रेस लगाए, ठीक है, वो स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेस वो इम्प्लीमेंट कर लिया, ऐसा तो नहीं। कुछ लॉस जैसे ही आप छोड़ेंगे, जैसे ही मशीन उसे मतलब टेंशन देने के बाद उसे छोड़ेगा, कुछ तो परसेंटेज घटेगा। तो इसमें पोस्ट टेंशनिंग में जो घटता है वो 18% घटता है, और प्री टेंशनिंग में जो घटता है वो 15% घटता है। अगर नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके बेनिफिट पीएससी के क्या क्या हो सकते हैं, तो ये बेनिफिट ये हो सकता है कि इम्प्रूव स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इसका, एक सेकंड आगे है स्लाइड, हाँ, पेज है, पेज ऐड है, तो बेनिफिट हम लोग देख लेते हैं। पहला बेनिफिट हो जाएगा इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस।
इसमें क्या होगा कि दूसरा बेनिफिट हम लोग का क्या हो जाएगा कि मटेरियल इफिशियंसी को ये बढ़ा देता है। मटेरियल एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा देता है कि वही मटेरियल है, सारा कुछ यही है, बस टेक्निक अलग यूज कर लिए तो क्या होगा, लोड ज़्यादा लगने लगा उस पर, लोड वो ज़्यादा बियर करने लगा, यानी क्या हुआ कि मटेरियल एफिशिएंसी को ये बढ़ा दिया। एप्लीकेशन की बात करें इसका, तो इसका एप्लीकेशन हो जाएगा ब्रिज में, और क्या हो जाएगा कि बिल्डिंग में हो जाएगा। और अगर दूसरा टॉपिक देखें तो दूसरा टॉपिक के लिए मैं अलग पेन यूज कर रहा हूँ। दूसरा टॉपिक है हमारा, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन इतना पार्ट 2 देखने के लिए। बस एक पार्ट और बचा हुआ है, एक पार्ट देखने के बाद आपको क्या होगा कि सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा विथ PYQ। इतने देने के तीनों टॉपिक, तीनों वीडियो देखने के बाद आप एग्जाम में जाके बैठ जाइए और मचा के आइए। गारंटीड है क्वेश्चन इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन जो बाहर इससे आएगा वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि अपने सारे दोस्तों में इसे शेयर करें, और जितना से जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी 8 सेमेस्टर हैं उनके लिए कुछ सरप्राइज इस चैनल पे आने वाला है। तो प्लीज़ इस पे सरप्राइज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और PYQ भी इस पे आएगा तो देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।